अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन। सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है और फिर इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है बेसिकली, सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। बेसिकली प्लेन सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और ये आकर इस सरफेस से टकराकर वापस चली गई, तो हम कहेंगे इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है। इस फेनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास एक फेनोमेना है जिसमें जो है रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक मीडियम से आती है और बाउंड्री से टकरा कर वापस जाती है उसी सेम मीडियम में जहां से वो आई थी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर टू इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से, ठीक है, प्लेन सरफेस है। ठीक है। तो इस प्लेन सरफेस पर लाइट जो है वो फॉल हो रही है इस तरीके से। ये सारी हमारे पास इंसिडेंट रे है। आने वाली रेस को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। तो इसको हम दिखा देते हैं एरो डाउनवर्ड। ठीक है। ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ठीक है, फ्रॉम एयर। अभी हमारे पास जो सरफेस है, ये सरफेस हमारे पास प्लेन है। दिस सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस, स्मूथ, या फिर उसको आप कह लें प्लेन, प्लेन सरफेस। ठीक है। ये सरफेस हमारे पास स्मूथ है या फिर प्लेन है, इन दोनों की मीनिंग एक ही है। तो रे ऑफ लाइट इस प्लेन से टकराने के बाद इस तरीके से जाएगी एक पैटर्न बनाते हुए। सही, इस तरीके से ये वापस जाएगी, तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्शन हमारे पास कैसी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें पैटर्न देखने को मिलता है, राइट, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास बेसिकली अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें हमें रेगुलर पैटर्न इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं वो रे जो कि टकरा कर वापस आ गई है। ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। सपोज करें हमारे पास कोई सरफेस रफ है इस तरीके से। ठीक है। वी हैव अ रफ सरफेस। तो अगर हमारे पास सरफेस जो है वो रफ है, तो बेसिकली अब जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है। ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, आने वाली रे ऑफ लाइट। जब ये टकरा कर वापस जाएगी तो कुछ रे हमें इस तरह से दिखेगी, कुछ रे हमें इस तरह से दिखेगी एंड कुछ रे हमें इस तरह से दिखेगी। तो आप देखें जो इनका पैटर्न है वापसी का वो जो है रेगुलर के मुकाबले में कितना रफ सा है ना। तो जो वहाँ पर पैटर्न में डिसऑर्डरनेस आ रही है, जो पैटर्न हमारे पास यहाँ पर यूनिक नहीं बन रहा, वजह क्या है कि हमारे पास जो सरफेस है यहाँ पर वो रफ सरफेस है, राइट। तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम लोग इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, ठीक है, रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है। नंबर वन ये है कि द इंसिडेंट रे, आने वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे, टकरा कर वापस जाने वाली रे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वो सरफेस है जहाँ पे लाइट जो है वो
आ रही है, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस रे इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अभी लाइट टकरा के वापस जाएगी तो दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हमारे पास है नॉर्मल, तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन। दिस इज आवर नॉर्मल, ठीक है। 90 के डिग्री पर ये होगा बेसिकली। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल। तो नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल लाइन बेसिकली, एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड वी हैव इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बेसिकली बराबर होगी, किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कानून है, सही है ना, मतलब कानून यही है। सो यहाँ पर हमने देखा रिफ्लेक्शन, उसके टाइप्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। हमारे पास बेसिकली अब यहाँ पर है प्लेन मिरर, सही है। प्लेन मिरर क्या होता है? सो बेसिकली हमारे पास इस तरह का एक होता है मिरर जो कि प्लेन होता है, जैसे कि हम लोग आमतौर पर जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं मिरर, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। जिसमें अपने चेहरे को देख रहे होते हैं, राइट। तो ये कहलाता है प्लेन मिरर। अब बेसिकली प्लेन मिरर क्या है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से लाइट टकरा कर वापस आएगी वो प्लेन है, तो ये सरफेस हमारे पास क्या है? प्लेन है, राइट, प्लेन सरफेस। तो अगर हमारे पास ये सरफेस प्लेन है तो हम कहेंगे कि ये प्लेन मिरर है। अब रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, इस तरीके से और टकरा कर वापस जाएगी, सही है। तो इस तरीके से तो सरफेस कैसी बनी हुई? प्लेन बनी हुई, डेट इज वाई ये कहलाएगा प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, अब आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो किस तरह से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इमेज साइज है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है। द इमेज इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो है वो हमें उल्टी देखने को मिलती है। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो इमेज इतनी ज़्यादा दूर बनेगी जितनी ज़्यादा हम मिरर के सामने आएंगे, ठीक है। इमेज इज virtual when the plane mirror is rotated through a certain angle, the refracted ray turns through double the angle, ठीक है। When two plane mirror are placed parallel to each other, infinite number of images are formed, ठीक है। अगर हम दो प्लेन मिरर्स को रखते हैं पैरेलल तो बहुत सारे इमेजेस हमें देखने को मिलेगी। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ फ्लैट मिरर इज इक्वल टू 1, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 1 के बराबर होती है, ठीक है। बेसिकली वी हैव स्फेरिकल मिरर एज वेल, स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं पैराबोलिक मिरर, ठीक है। इसमें क्या होता है? मिरर्स विद कर्व सरफेस आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। हमारे पास अगर मिरर्स हैं और वो कर्व सरफेस, उसकी सरफेस कर्व है इस तरीके से, तो ये कहलाएगी बेसिकली स्फेरिकल मिरर, ठीक है। 4 mirrors with parabolic surface like parallel rays incident on the mirror produce a reflected rays that converge at a common focus, ठीक है। जितने भी रेज हैं वो आकर बेसिकली एक पॉइंट पर जमा हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज डेट कि हमारे पास है इसकी जो इनर सरफेस है ये पॉलिश है, तो रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से आ रही है, ठीक है, वी हैव अ रे ऑफ लाइट जो कि हमारे पास इस तरह से आ रही है, तो ये तमाम रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद एक पॉइंट पे जमा हो जाती हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो हम कहते हैं ये हमारे पास फोकस है। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अदर कर्व सरफेस में ऑल्सो फोकस लाइट बट विद एब्रेशन ड्यू टू डाइवर्जिंग शेप काउज द फोकस टू बी सिमिलेट आउट इन स्पेस। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई अदर सरफेस मौजूद है तो फिर वो लाइट को डाइवर्ज करवा देगा, जो कि काउज करेगा एब्रिएशन। इन पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर्स एक्सिबिट स्फेरिकल एब्रिएशन। जो हमारे पास
स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेसिकली वो क्या एग्जिबिट करते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। कर्व मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस विद मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। द इमेज कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। एज यू नो, एन अपराइट इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन इन अ मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो बेसिकली हमारे पास जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। वाइल एन इन्वर्टेड इमेज इज रियल, जो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज है वो रियल होगी हमेशा, और जो अपराइट इमेज है वो हमारे पास क्या होगी, हमेशा वर्चुअल होगी, ठीक है। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, बेसिकली रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो इमेज अपराइट होती है यानी कि वर्चुअल होती है उसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व और स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर, नंबर 2 कॉनकेव मिरर। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास, if the outer surface of a spherical mirror is reflecting then it is called convex mirror। अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और इसका जो हमारे पास आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, ये हमारे पास बन गया इनर सरफेस, ठीक है। अब ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग यानी कि रे ऑफ लाइट आएगी टकराकर वापस जाएगी इस सरफेस से, तो ये मिरर कहलाएगी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेनिश इमेज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, ये बेसिकली डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, फैलाता है, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और उस मिरर में हमारे पास जो सरफेस है इनर वो रिफ्लेक्टिंग है, तो अब हमारे पास ये आउटर सरफेस हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा इनर सरफेस। तो रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब सारे हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, टकरा कर ये एक पॉइंट में जमा हो जाएगी, इस पॉइंट को बोलते हैं एफ, ठीक है, फोकल पॉइंट। सो इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज चेंज, अगर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे then the nature, size and location of the image is also change, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज की साइज है, उसकी नेचर है और लोकेशन है, वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी चेंज अगर हम मिरर से ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके फासले वगैरह को चेंज करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये जो फासला है बेसिकली ये कहलाता है फोकल लेंथ, इसको हम पढ़ते हैं एफ, फोकल लेंथ, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनकेव की हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अच्छा, अगर हमारे पास इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। इन्वर्टेड एंड रियल डैमिनिश, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज लाइज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इमेजेस एंड डैमिनिश फॉर्म, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ मिलेगी हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मिलेगी, ठीक है। इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज भी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट द फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। तो पॉइंट नंबर 1 का ये उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पर। अब इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग फोकस पर तो इमेज कहाँ मिलेगी, अल्टीमेटली इन्फिनिटी पर, राइट। रियल इन्वर्टेड बट एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन मिरर एंड द फोकस इमेज बिहाइंड मिरर इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन रख रहे हैं मिरर एंड द फोकल इमेज, यानी कि हम जो है वो मिरर के बेसिकली फोकस इसके बीच में रख रहे हैं, तो क्या होगा, इमेज जो है वो बिहाइंड मिरर मिलेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी एंड इन लार्ज होगी, सही है, बहुत बड़ी होगी इमेज।
अब यहाँ पर हमारे पास है कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में कुछ इस्तेमाल होने वाले कॉमन चीज़ें, जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉ होती है, सही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो कि पास कहाँ से होती है? मिरर के पोल से। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, POLE, पोल, ठीक है। द पोल और वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कर्व मिरर। तो ये बेसिकली क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस कर्व मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द विच a curve reflecting surface is obtained is called center of curvature। सही, it is noted by C, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। तो बेसिकली हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर है, ठीक है ना, विच अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑब्टेन। तो ये स्फेरिकल मिरर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? स्फीयर से। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इतने पार्ट को हम यहाँ से कट कर लें तो हमें सिर्फ ये सा मिलता है, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं पॉइंट यहाँ से आता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसका अगर हम हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द सेंटर और ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो बेसिकली वो हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हमारे पास बेसिकली जो डिस्टेंस है उसको अगर हम हाफ कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या बनता है? फोकल लेंथ बनता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बेसिकली जहाँ पे तमाम लाइट आकर जमा होती है, कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर लें तो बेसिकली ये हमारे पास f के बराबर होता है, ठीक है, फोकल लेंथ के। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ। फिर हमारे पास है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? फॉर स्फेरिकल मिरर्स 1/f इज इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये यूज़ होगा। यहाँ पर p होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, p को हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमारे पास। q हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, f हमारे पास है फोकल लेंथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर तो पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन Q/P, और ये हमारे पास है HI/HO, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो बेसिकली अगर मैग्नीफिकेशन हमारे पास 1 से बड़ी है तो इमेज होगी मैग्नीफाइड, और अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी है तो इमेज बनेगी डैमिनिश, मतलब बहुत छोटी होगी। और अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब है जो इमेज हमारे पास बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों की सेम साइज़ है। अब जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे 1 कैसे आएगा? जब Q और P की वैल्यू सेम हो जाएगी तो अल्टीमेटली दोनों कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 में क्या हुआ? जब 1 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास Q और P आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज जो है वो सेम साइज होगी एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है यहाँ पर कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ शेविंग मिरर, ठीक है। यह आपने पॉइंट याद रखना है। नंबर 2 हमारे पास है कि डेंटिस्ट यूज अ स्मॉल कॉनकेव मिरर टू हैव अ लुक ऑफ बैक साइड ऑफ टूथ एंड कैविटी, सही है। डेंटिस्ट जो है बेसिकली वो यूज़ करते हैं स्मॉल कॉनकेव मिरर ये देखने के लिए, बैक साइड ऑफ टूथ एंड कैविटी को बेसिकली देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल टू ऑब्जर्व रेयर व्यू, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है बेसिकली रेयर व्यू के लिए, ठीक है। लार्ज कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन प्लेस एट डेंजरस रोड बैंड्स फॉर सेफ ड्राइव। हमारे पास जो लार्ज कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनको हम प्लेस करते हैं, ठीक है, डेंजरस रोड पर जब वो बेंड हो रहे होते हैं फॉर सेफ ड्राइव के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास यूजेस थे स्फेरिकल मिरर्स के। हमारे पास यहाँ पर अभी बेसिकली रिफ्लेक्शन हमने देखा पहले, सही है। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि लाइट जो है वो बेंड हो गई, सही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो हमने वहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है वो रे ऑफ लाइट टकरा कर वापस चली गई, ऐसे ही हुआ था। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि रे ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी लाइट की। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो बेंड हो जाएगी। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में लाइट टकराकर वापस जाती है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस जाती है, ठीक है। जबकि हमारे पास रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ अ फेनोमेना in which light change its direction and velocity while from one medium to another medium, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जब हमारे पास रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। अब ज़ाहिर बात है डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पाथ है बेसिकली वो चेंज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी में तब्दीली वाक़ई हो रही है, ठीक है। अब अगर हमारे पास सपोज करेंगे एक गिलास, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्लास मटेरियल है कोई भी, अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, पहले क्या हुआ टकरा के वापस, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास है ये नॉर्मल रे, ठीक है ना, दिस इज आवर नॉर्मल। इसको यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल से बात होता है कि एंगल 90 बनेगा, सही है। तो दिस इज आवर नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से अब इस तरह से जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन के लाइट का बेंड होना। तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे और ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जबकि इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देखें लाइट क्या हो रही है, बेंड, एंगल में तब्दीली वाक़ई हो रही है, तो इसका मतलब है कि बेंड हो रही है। हकीकत में लाइट को इसी पाथ पे चलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, लाइट बेंड हो गई क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ गई, ठीक है। ऐसे मीडियम में आ गई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा थी, और कहाँ से आई, ऐसे मीडियम से आई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है बेसिकली, एंड नॉर्मल है, ये सारे बेसिकली एक ही प्लेन पर है, ठीक है। और अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बता दें एंगल आई, ठीक है, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, यानी कि एंगल आर। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो ये हमें कांस्टेंट मिलेगा उस गिवन मीडिया के अंदर, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्नेल्स लॉ यही है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को देखेंगे, रेशियो है बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडिया, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर बात की है, राइट। तो ये भी हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल है, देयर इज नो यूनिट। अच्छा यहाँ पर देखें, ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, सेम क्वांटिटी, नो यूनिट। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास है, इट इज आल्सो द रेशियो फॉर ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगी।
अब ये भी सेम क्वांटिटी है, मतलब डेप्थ है, ये भी डेप्थ है, तो इनके यूनिट सेम हो गए, तो यहाँ से भी हमें कोई यूनिट नहीं मिलती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती है। कहते हैं इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द रे ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सही है, तो मीडियम के टेम्परेचर, डेंसिटी, नेचर पर डिपेंड करेगा। सही है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब उसी के साथ एक सवाल है, द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज 0.75 टाइम्स स्पीड इन एयर। तो बेसिकली हमारे पास स्पीड गिवन है, तो स्पीड बराबर है 0.75 टाइम्स, ठीक है, स्पीड इन एयर। तो एयर में स्पीड क्या होती है, c के बराबर। द एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो हम ही जानते हैं कि n हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट। सो n हमारे पास यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, c, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम क्या है हमारे पास, ये गिवन है कंडीशन 0.75 c। ये से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स 1/0.75। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं इसको डिवाइड करा के। तो ये हो जाएगा 75, ठीक है, पॉइंट अगर यहाँ पे 0 लगा दें तो 7 टाइम्स में ये हो जाएगा 700 और ये आ जाएगा 50। तो 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। तो जवाब क्या आ रहा है 0.75, तो बी हमारे पास राइट आंसर है 0.75, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर जो है वो एक मिस्टेक कर दी है, वो ये कि ये हमारे पास है बेसिकली 1/0.75, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 100 ऊपर आने और नीचे आ जाएगा 75, क्योंकि 0.75 जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर हम यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हम 2 0 लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, डिवाइड बाई 75। सो दिस विल बिकम, यहाँ पे हम लिख देंगे 100, ठीक है, और 1 टाइम में कितना आ जाएगा ये 75, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 25 लेफ्ट रह जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। पॉइंट लगाकर यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 250। तो अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देखें 1 पॉइंट में इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो विच इज़ ए 1.3। बट फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 75 को अगर हम 3 टाइम्स से देखें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, 150 में ऐड कर लें आप 75, तो दिस विल बिकम 5 एंड 2 एंड 5 5 2 और 2 7 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, तो दिस इज़ 225, सही है। तो बेसिकली 250 से कम है ये, तो ये आ जाएगा 225 हमारे पास 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1.3 विच इज़ ए, है ना, ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। लेंस हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस हमारे पास क्या है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम सच इज ग्लास बाउंडेड बाय 2 surfaces at least one of which is curved is called a lens। तो लेंस बेसिकली हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, दिस इज़ द लेंस, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है,
और अभी कर्व सरफेस है इसमें, ज़ाहिर सी बात है। अब एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड हमारे पास है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं एंड कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है तो सिंपल ये हो जाएगा, अगर आप किसी रे ऑफ लाइट को यहाँ भेजते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके जमा हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। द कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर एट द सेंटर, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो सेंटर से हमारे पास थिक है एंड हमारे पास जो इसके एजेस हैं वहाँ से ये थिन होता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, तो समथिंग लाइक दिस ऐसा होता है। तो यहाँ से एजेस से ये होता है थिन, ठीक है, और ये सेंटर से होता है थिक बेसिकली, तो सेंटर इसका थिक होता है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, सिवाय एक केस के, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं विद इन फोकल लेंथ। यानी कि अगर हमारे पास ये लेंस है और हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी बेसिकली इरेक्ट एंड वर्चुअल, राइट। कॉनकेव लेंस हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस आर थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, वो इस तरह का होता है। तो एजेस से ये होता है बेसिकली हमारे पास थिन, और जो इसका सेंटर है वो हो जाता है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली सॉरी, ये हमारे पास है थिक, ठीक है, एजेस से थिक है ये, और सेंटर इसका हमारे पास थिन है, ठीक है। तो थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। फोकल लेंथ इसकी हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डैमिनिश इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डैमिनिश इमेज को फॉर्म करती है, ठीक है। रियल इमेज हमारे पास क्या होती हैं, तो रियल इमेज हमारे पास वो इमेज है जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर बना सकें, इसको हम फॉर्म कर सकें, तो लिहाजा ये कहलाती है रियल इमेज। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं फॉर्म कर सकते, वो हमारे पास कहलाती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला इज नथिंग बट इट इज 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पर f हमारे पास है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। p हमारे पास है एज यूजुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसा कि अभी हमने देखा भी था इन केस ऑफ मिरर, राइट, हमने मिरर वाले केस में देखा भी है। q हमारे पास क्या होगा, q हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज के डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। अगर हमारे पास इमेज जो है वो रियल बन रही है तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p को पॉजिटिव लिया जाएगा। नेगेटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोकेटेड टू द राइट, ठीक है, अगर राइट पर लोकेट हुआ है तो फिर हम इसको नेगेटिव लेंगे वर्चुअल के लिए। इमेज डिस्टेंस q इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज एंड टू द राइट लेंस एंड नेगेटिव फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्म टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर हमारे पास राइट पर बनेगी तो पॉजिटिव और अगर लेफ्ट बनेगी तो नेगेटिव। यानी कि अगर ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, तो बेसिकली अगर वो यहाँ पर बन रही है तो हम कहेंगे ये लेफ्ट पर है, तो लिहाजा नेगेटिव होगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी, और यहाँ पर बनेगी तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज ये राइट पर है, ठीक है। फिर कहते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज पॉजिटिव फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, आर पॉजिटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नेगेटिव होगा तो फिर फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। हमें पता रिलेशन क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है r/2। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करें तो हमें क्या मिलता है, फोकल लेंथ। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स बेसिकली हमारे पास अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर यही वाली बात इन्होंने लिखी हुई है।
एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और हमारे पास नेगेटिव के लिए, कॉनकेव सरफेस के लिए हमारे पास नेगेटिव होगी, ठीक है। कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टेंस एच ओ एंड एच आई आर पॉजिटिव अबव द ऑप्टिकल एक्सिस एंड नेगेटिव बिलो द ऑप्टिकल एक्सिस। अगर ये अपर है, ये अपर एक्सिस के अबव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, और अगर यहाँ पर है बिलो तो हम इसको नेगेटिव अज्यूम करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है? बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस इन मीटर्स, ठीक है। अगर हम फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर लें तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है पावर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? 1/f। फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास पावर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ इसकी 1 मीटर है, ठीक है। सिंपल है, अगर यहाँ पे आप 1 मीटर पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 1, सिंपल। तो 1 डायोप्टर, डायोप्टर से हमारे पास क्या है? पावर की यूनिट है, ठीक है। फिर कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। अगर हमारे पास दो लेंस मौजूद हैं, अगर हमारे पास दो लेंस मौजूद हैं और वो इन कांटेक्ट है, मतलब दोनों एक साथ रखे हुए हैं, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो इस फॉर्मूले से मालूम की जाएगी, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। लिहाजा जो इसकी पावर है हमारे पास वो बराबर हो जाएगी P इज इक्वल्स, ठीक है, P इज इक्वल्स P1 प्लस P2 के, सही है। तो ये उसकी पावर है, नेट पावर या कंबाइंड पावर कह सकते हैं इसको आप, और ये इसकी फोकल लेंथ है, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, सही। एंगुलर मैग्निफिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल बीटा अपॉन हम लोग बात करें अल्फा की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले तो मैं बहुत सारे देखे, ठीक है ना। एच आई अपॉन एच ओ देखा है, क्यू अपॉन पी देखा है, वगैरह वगैरह। तो एक हमारे पास ये भी है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अल्फा क्या है? तो बीटा बेसिकली वो एंगल है जो कि इमेज फॉर्म करती है, और अल्फा बेसिकली वो एंगल है जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही होती है, राइट। तो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन। बट कीप इन माइंड कि अभी भी बीटा ओवर अल्फा जो है वो सेम है, एंगल है, तो इसकी यूनिट नहीं होती है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं बनती, सही है। चाहे फॉर्मूला कोई सा भी हो, बट देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इज इक्वल्स डी अपॉन एफ प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं। इस फॉर्मूले में जो डी है हमारे पास, ये डी कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सही है। कम से कम फासला बेसिकली क्या हो कि हम जो है वो क्लियर विजन कर सकें, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अपने आगे क्लोज कर लेंगे तो भी आप उसको नहीं देख पाएंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा दूर प्लेस करेंगे, ठीक है ना, आई से, फिर भी आप उसकी इमेज को नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? कम से कम वो फासला होता है जिस पर हम डिस्टिंक्ट विजन हम, ठीक है। तो बेसिकली कम से कम फासला क्या हो क्लियर विजन के लिए, तो ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू जो है वो वेरी करती है फ्रॉम एज टू एज, यानी कि अगर पर्सन की जो एज है, अब जारी बात है लीस्ट डिस्टेंस जो ये वेरी होती है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये बताइए आपको इस फॉर्मूले में एफ हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी हाई मैग्निफिकेशन। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इससे हम लोग करते क्या हैं? तो हम लोग बेसिकली इससे उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि हम सिंपल आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया, सही है, वगैरह वगैरह। तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, सही है। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ होती है शॉर्ट फोकल लेंथ, और एक हमारे पास होता है आईपीस लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास लार्ज होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो आईपीस है वो वर्क करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट इट इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है। अब दो लेंसेज हैं, तो बेसिकली अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, सपोज करते हैं
कि ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और ये हमारे पास है आईपीस लेंस। तो जो यहाँ पर इमेज बनेगी इन दोनों के दरमियान, इंटरमीडिएट कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इनलार्ज होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इनलार्ज होगी। सही, इन्वर्टेड से मुराद है कि हमारे पास इस तरह से होगी, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से थी। फिर कहते हैं कि फाइनल इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड वेरी मच लार्ज। जो इमेज बनती है इस वाले लेंस से फाइनल, ये हमारे पास है आईपीस लेंस, ठीक है, और ये हमारे पास है आईपीस लेंस, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। सो आईपीस लेंस से जो इमेज बनती है फाइनल, वो होती है वेरी लार्ज इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है एल ओवर एफ नॉट, ठीक है, डी ओवर एफ ई प्लस 1। अब एल यहाँ पे होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर होता है यहाँ पे क्यू नॉट प्लस पी ई के, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एफ ई हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, एफ ओ हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, और वो ये होता है कि क्यू नॉट अपॉन पी नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, और ये फॉर्मूला बेसिकली जो आया है, ये फॉर्मूला है इसका स्पेशल केस। मतलब अगर इसमें से आप सपोज कर लें कि पी ई जो है वो नेग्लिजिबल है, तो क्यू नॉट की जगह पर आप एल पुट करते हैं और पी नॉट की जगह पर आप एफ नॉट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दोनों ही फॉर्मूले, ठीक है, आप इनको याद रखें, राइट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट चीज़ें कि भाई हमारे पास मिरर क्या होती है, टाइप्स क्या होती है इसकी, लेंसेज क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हमारे पास के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, कि किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, या फिर हम पहले आगे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।